हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी बायोलॉजी की क्लास आपकी रहने वाली है। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए है। ये बायोलॉजी की क्लास है और आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे NTPC की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL SSC CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर भी आपकी साइंस पूछी जाती है, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रखेंगे, और मैंने इसके इतने क्वेश्चन लिए हैं कि आपको कहीं और से भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने बन सकते हैं मैंने सभी क्वेश्चन इसमें आपको लिए हैं। तो क्लास को शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। जो भी नए आए हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी कितनी होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैलोरी होती है 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.2 कैलोरी होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो बर्जीलियस ने किया था। कब किया था? 1838 यानी कि 1838 में किया था। ध्यान रखेंगे, 1838 में किया था। किसने? बर्जीलियस ने किया था। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन यौगिक है किसका? देखिए, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का यौगिक है। किसका है? नाइट्रोजन का यौगिक। अगला है, भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के बाद परिवर्तित होता है किसमें? देखिए, भोजन में जो मौजूद होता है प्रोटीन वो पचने के बाद अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, अमीनो अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण होता है कहाँ? देखिए, शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। टोटल होते हैं 20 अमीनो एसिड मिलकर शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा वसा, जिसे हम इंग्लिश में लिपिड बोलते हैं। तो इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले हुआ था 1943 में हुआ था। और किसने किया था? यह ब्लोर ने किया था। ब्लोर, ध्यान रखेंगे, ब्लोर ने किया था। ब्लोर ने क्या था? बसा शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले ब्लोर ने। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट है, बसा कुछ विटामिन के लिए विलायक का कार्य करता है, यानी कि बसा के अंदर जो विटामिन होते हैं, जो विलय हो जाते हैं विटामिन या घुलनशील जो होते हैं बसा के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, कीड़ा होता है, कीड़ा, KEDA। आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि कीड़ा बसा में घुल जाता है, यानी कि कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। कीड़ा, KEDA, कीड़ा, कीड़ा बसा में घुल जाता है, तो इसलिए हम घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी बचे विटामिन ये जल में घुलनशील होते हैं, बसा में नहीं होते, तो बाकी के जो बचे वो जल में घुलनशील होते हैं। आप इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए अगला है, बसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है कहाँ? देखिए, बसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, यानी कि 1 ग्राम बसा में होता है 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम बसा में 9.2 कैलोरी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी बताइए? विटामिन की खोज की थी फंक ने, FUNK, फंक। ध्यान रखेंगे, फंक ने की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बसा में घुलनशील विटामिन अभी बताया था कीड़ा, KEDA, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ध्यान रखेंगे। और जल में घुलनशील, बाकी के जो बचे विटामिन वो जल में घुलनशील है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहने वाले विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहता है, विटामिन B6 हमारे बॉडी के अंदर रहता है संचित, और विटामिन सी भी रहता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन सी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार विटामिन। रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है हमारा रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स है हमारा, ध्यान रखेंगे। रिकेट्स हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 5 वर्ष से कम उम्र की जो
उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती है 20, कितना 20, ध्यान रखेंगे। और दांतों के सड़ने का कारण क्या होता है, देखिए दांतों के सड़ने का कारण होता है कि मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाना। जब भी मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाएगा तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है किशोर अवस्था में दांतों की संख्या। देखिए किशोर अवस्था में दांतों की संख्या होती है 28 टोटल। कितनी होती है, 28 होती है, ध्यान रखेंगे। टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट है स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत होते हैं किसमें, स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत होते हैं घोड़े में और सूअर में। कितने होते हैं, 44 होते हैं, ध्यान रखिएगा। 44 दांत होते हैं घोड़े में और सूअर में, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के कुल दांत निकलते हैं कितने। देखिए कुल जो दांत निकलते हैं पूरे जीवन काल में वो निकलते हैं 52 यानी कि 52। कैसे कैसे निकलते हैं, 5 वर्ष तक की उम्र में 20 निकलते हैं जिन्हें आप दूध के दांत बोलते हैं। बाकी उसके बाद में 20 और निकलते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल पक्के होकर आते हैं दांत जिनको पक्के बोलते हैं, और उसके बाद में 12 दांत और निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हम कितने दांत निकलते हैं मनुष्य के 52 निकलते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाथी के दिखने वाले दांत क्या कहलाते हैं। हाथी के जो दिखने वाले दांत होते हैं वो टस्क कहलाते हैं। क्या, टस्क। और ये दांत खाली मेल हाथी में पाए जाते हैं, ये सिर्फ मेल हाथी में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के बाहर दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन क्या बोलते हैं, उसे हम क्राउन बोलते हैं। जो दांतों के मसूड़ों के बाहर होता है दांत का हिस्सा, और मसूड़ के अंदर वाला हिस्सा होता है हमारा रूट यानी कि जड़, ध्यान रखिएगा। रूट होता है मसूड़ के अंदर वाला हिस्सा। नेक्स्ट है दांतों का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। दांतों का सबसे बाहरी आवरण हमारा इनेमल कहलाता है, इनेमल, ध्यान रखेंगे। और दांतों का रंग सफ़ेद होने का कारण आपको बताना। देखिए दांतों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होने का जो कारण वो इनेमल के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। इनेमल की वजह से होता है दांतों का सफ़ेद रंग। दांतों का कमज़ोर होने का कारण आपको बताना। देखिए दांतों का कमज़ोर होने का कारण है फ्लोरीन की कमी हो जाना। जैसे ही फ्लोरीन की कमी होती है तो आपके दांतों का कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। पैरोटिड ग्लैंड होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलैंगुअल ग्लैंड। कौन सी, सबलैंगुअल ग्लैंड होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.6, ध्यान रखिएगा। लार का पीएच मान होता है 6.6, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जठर ग्रंथि जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, इसके द्वारा जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, ध्यान रखिएगा। जठर रस का स्राव किससे होता है, जठर ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला है दूध को पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। देखिए दूध को पचाने में जो सहायक एंजाइम है वो है हमारा रेनिन एंजाइम। कौन सा, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम हमारा दूध को पचाने में सहायक होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण। देखिए दूध का जो रंग होता है सफ़ेद होने का कारण है कैसीन प्रोटीन। इसके अंदर होता है कैसीन प्रोटीन जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट है दूध का रंग हल्का पीला होने का कारण क्या होता है। दूध का रंग अगर हल्का पीला है तो उसका नाम मतलब है उसमें कैरोटीन की मात्रा है। कैरोटीन की वजह से दूध का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। देखिए छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है, ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर है। कौन सी है, लीवर, ध्यान रखेंगे। लीवर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर का वजन कितना होता है। देखिए लीवर का वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है, यानी 1500 ग्राम तक होता है, 1.5 किलो तक, ध्यान रखेंगे। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहली तो लीवर है, दूसरी हमारी अग्नाशय है, ध्यान रखेंगे। अग्नाशय हमारा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रोज वजन जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 60 से 90 ग्राम हमारा अग्नाशय का वजन होता है, ध्यान रखेंगे। और ये एकमात्र शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है हमारा वो शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक मधुमेह के रोगी भारत में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे अधिक जो मधुमेह के रोगी हैं वो भारत के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को मधुमेह देश की राजधानी कहा जाता है। मधुमेह देश की राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मधुमेह यानी कि शुगर के जो रोगी हैं वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। और विश्व मधुमेह दिवस यानी कि विश्व शुगर यानी डायबिटीज़ दिवस
कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और राष्ट्रीय मधुमेह दिवस ये 27 जून को मनाया जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर विश्व का पूछे तो 14 नवंबर होता है और राष्ट्रीय का पूछे तो 27 जून होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।